जब से ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही है तभी से बार बार इस बात को रेखांकित किया जा रहा है कि इजराइल के साथ तो अमेरिका है, यूरोप, एक तरफ से पूरा पश्चिम ही है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। लेकिन ईरान अकेला है, एक ऐसा मुल्क जहां इस्लामिक क्रांति हुई, जिसने पूरी दुनिया में इस्लामिक क्रांति को एक्सपोर्ट करना चाहा, वही ईरान अकेला है। जबकि दुनिया में कुल आबादी का लगभग 25% यानी 190 करोड़ मुसलमान हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन माने OIC में कुल 57 मुस्लिम देश हैं, जिनमें से 49 में मुस्लिम बहुल आबादी है। कई ऐसे मुस्लिम देश भी हैं जिनके पास अथाह पैसा है, तेल है, शक्ति है, वो भी ईरान के पड़ोस में। सऊदी अरब है, कतर है, UAE है। तेल नहीं लेकिन डिप्लोमेसी की दुनिया में तुर्की है। फिर भी ईरान अकेला नजर आता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई को भी आपने मुस्लिम उम्मा की दुहाई देते हुए सुना होगा। वो अक्सर जुमे के नमाज के खुतबे में ये बात करते सुने जाते हैं। इसी हफ्ते एक ईरानी सीनियर कमांडर ने भी मुस्लिम उम्मा का वास्ता देते हुए पाकिस्तान की तरफ से आने वाली मदद का दावा कर दिया। उन ईरानी जनरल का नाम है मोहसिन रज़ई। ये ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है। 15 जून को उन्होंने दावा किया कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु बम गिराने से भी गुरेज नहीं करेगा। राजदूत के दर्शक जानते ही हैं कि पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु बम है। ईरानी कमांडर ने यह भी कहा कि इस समय मुस्लिम उम्मा को ईरान का साथ देना चाहिए, लेकिन जैसे ही इस बयान ने सुर्खियां बनानी शुरू की, पाकिस्तान ने फौरन सफाई दे दी, कहा कि यह झूठ है, हमने कभी ऐसी बात नहीं की, हम एक जिम्मेदार देश हैं जो परमाणु शक्ति का इस्तेमाल सोच समझकर करेंगे। यानी पाकिस्तान ने भी मुस्लिम उम्मा का वास्ता नकार दिया क्योंकि लंच पर जाना था ट्रंप के साथ। लेकिन जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, सब दुहाई दे रहे हैं, कई लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ हैं, मगर ये मुस्लिम उम्मा है क्या और क्यों ईरान इसकी दुहाई देता है, और क्या उम्मा की बात महज एक रेटरिक है? मिडिल ईस्ट में तमाम देशों में से कोई भी ईरान के पक्ष में क्यों खड़े नहीं हो रहा? आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। चूंकि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच मुस्लिम उम्मा की चर्चा आप लगातार सुन रहे हैं, इसलिए पहले समझते हैं कि ये उम्मा है क्या। मुस्लिम उम्मा को आसान भाषा में पूरी दुनिया का मुस्लिम समुदाय कह सकते हैं। थ्योरी में ये एक ऐसा समुदाय है जो अपने फेथ यानी आस्था की बुनियाद पर एक है। मुस्लिम उम्मा का हिस्सा दुनिया के हर मुसलमान को माना जाता है, भले वो दुनिया के किसी भी देश में हो, उसकी नागरिकता कहीं की हो, उसका रंग या शक्ल दूसरे मुसलमानों से अलग ही क्यों न हो, वो चाहे अरब में रहता हो या चीन में, इजराइल में रहता हो या अफ्रीका में, वो अपनी धार्मिक मान्यता के बुनियाद पर मुस्लिम उम्मा का हिस्सा माना जाएगा। अब ये है थ्योरी, प्रैक्टिकल दुनिया अलग तरीके से काम करती है। क्यों? जैसे जैसे आप राजदूत का एपिसोड देखते जाएंगे, आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दुनिया का फर्क समझ में आएगा, उसके वाइज एंड हाउस मिलेंगे। हम उम्मा के प्रिंसिपल्स और फिर उनकी आलोचना पर जाएं, उससे पहले बेसिक क्लियर करेंगे कि शुरुआत कैसे हुई। इस्लाम में मान्यता है कि मानवता के लिए ईश्वर ने अपने संदेश वाली किताबें और लगभग 1,24,000 पैगंबर यानी ईशदूत भेजे, प्रॉफिट्स। इनमें से आखिरी हुए पैगंबर मोहम्मद, जिनको प्रॉफिट मोहम्मद अंग्रेजी में कह दिया जाता है, 540 ईस्वी में पैदा हुए, यानी आज से लगभग 1450 साल पहले। उन पर कुरान नाजिल हुई। कुरान को ही ईश्वर का फाइनल वर्ड बताया गया इस्लामिक मान्यताओं में, यानी पैगंबर मोहम्मद ईश्वर के अंतिम दूत हुए और कुरान ईश्वर की भेजी आखिरी किताब। पैगंबर मोहम्मद और कुरान में जिन्हें यकीन होगा वो कहलाएंगे मुसलमान। अब इस्लाम मानने वालों के लिए 3 चीज़ें तय की गई हैं। पहली तौहीद यानी एक ईश्वर में यकीन करना। दूसरी रिसालत यानी इस बात पर यकीन करना कि ईश्वर ने समय समय पर दूत भेजे हैं, जैसे ईसा हुए, मूसा हुए, इब्राहिम हुए, लेकिन पैगंबर मोहम्मद आखिरी ईशदूत हैं। और तीसरी शर्त है आखिरत यानी डे ऑफ जजमेंट में यकीन करना, रोज़े हशर। इसका मतलब कि मरने के बाद ईश्वर आपके अच्छे और बुरे का फैसला करेगा, और अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे, नहीं होंगे तो नर्क भेजा जाएगा। ये वो 3 मान्यताएं हैं जो हर मुसलमान को मानना लाजमी है। इन्हीं की बुनियाद पर आया मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट, लेकिन ये कुछ ही साल चल पाया। कब तक और क्यों और कैसे, अब इस पर आते हैं। पैगंबर मोहम्मद एक ईशदूत थे, तो उन्होंने ईश्वर का संदेश तो लोगों तक पहुंचा दिया, साथ में एक स्टेट भी बनाया, यानी स्पिरिचुअल और टेम्पोरल
दोनों दुनियाओं में दखल रखा। जो स्टेट बनाया उसे कहा गया रियासत मदीना। इसका पावर सेंटर था मदीना में। पैगंबर मोहम्मद ने ये जो स्टेट बनाया रियासत मदीना, उसे इस्लामिक मूल्यों से चलाया। और जाहिर सी बात है कि वही उस समय मुसलमानों के सबसे बड़े फिगर थे, तो उस स्टेट के हेड भी वही थे। लेकिन उनके दुनिया से जाने के बाद डिबेट शुरू हुई कि अब इस स्टेट या रियासत को आगे कौन चलाएगा। इसलिए पैगंबर मोहम्मद के जाने के बाद उनके साथियों ने आपस में सुलह करके अबू बकर को अपना नेता चुना और इस तरह अबू बकर बने इस्लाम के पहले खलीफा। वो न सिर्फ मुसलमानों के पॉलिटिकल नेता थे, बल्कि वही मुसलमानों के सबसे बड़े रूहानी लीडर भी थे, स्पिरिचुअल लीडर। अब भी स्टेट चलाने में इस्लामिक मूल्यों का इस्तेमाल हो रहा था। पैगंबर मोहम्मद के जाने के बाद इस्लाम भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा। इस समय तक भी मुस्लिम उम्मा वाली बात कायम रही। मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में होते, लेकिन आस्था की बुनियाद पर वो एक थे। अबू बकर के देहांत के बाद उमर दूसरे खलीफा हुए। इनके ज़माने में इस्लामिक रियासत खूब फली फूली बड़ी हुई। उन्होंने सासानी, बाइजेंटाइन जैसे मजबूत एम्पायर्स पर जीत हासिल की और मौजूदा मिडल ईस्ट, जिसमें इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, सीरिया, अज़रबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, जॉर्डन, फ़िलिस्तीन, लेबनान, मिस्र, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान तो तब था नहीं, हिंदुस्तान का कुछ हिस्सा कह सकते हैं, उन्हें अपनी रियासत में शामिल किया। उमर के बाद उस्मान तीसरे खलीफा हुए और फिर उस्मान के कत्ल के बाद अली को चौथा खलीफा बनाया गया। इन 4 खलीफाओं के कालखंड को खिलाफत राशिदा कहा गया। ये खिलाफत लगभग 30 साल चली। उसके बाद से उमैयद खिलाफत की शुरुआत हुई। लेकिन ज़्यादातर इस्लामिक विद्वान जो हैं वो खिलाफत राशिदा को खिलाफत का अंत मान लेते हैं। मौलाना मौदूदी अपनी किताब खिलाफत व मलूकियत में लिखते हैं कि खिलाफत राशिदा के बाद सभी हुकूमतें किंगशिप्स में बदल गईं। वो इस्लाम के उन मूल्यों से दूर होती गईं जो पैगंबर मोहम्मद ने स्थापित किए थे। इसके बाद की हुकूमतों में बस नाम इस्लाम का रह गया। जैसे इन हुकूमतों ने अपने परिवार और रिश्तेदारों को खास जगह दी स्टेट में, लेकिन बिना मेरिट के दे दी। बाप ने अपने बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया, जो कि इस्लाम के मूल्यों के खिलाफ था। कट टू 1 नवंबर 1922। ये वो आखिरी दिन था जब मुसलमानों की भी आखिरी खिलाफत चली गई, चाहे जिस नेचर की हो, रूहानी हो या किंगशिप नेचर में हो, खत्म हो गई। भले ही विद्वानों के नजरिए से खिलाफत उतनी काबिल नहीं थी, लेकिन रिवायत के लिए तो थी। हम बात कर रहे हैं ऑटोमन साम्राज्य की। पहले विश्व युद्ध में इसका खात्मा हो गया। जानकारों का मानना है कि इस खिलाफत तक भी मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं था, लेकिन पहले और ख़ास तौर पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसका एसेंस ख़त्म सा होने लगा था। उसकी सबसे बड़ी वजह थी नेशन स्टेट्स, यानी इसके बाद से दुनिया में नए नए देश अस्तित्व में आ रहे थे जिनकी बुनियाद में धर्म नहीं, एक मॉडर्न स्टेट का सपना था, उसकी कल्पना थी, जैसा हिंदुस्तान है। मिडल ईस्ट के देशों से फ्रांस और ब्रिटेन अपना कब्जा छोड़कर जा रहे थे। अफ्रीका के भी मुस्लिम देश आज़ाद हो रहे थे। 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान बनाया गया। और फिर नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद ने मुस्लिम उम्मा की भावना को और कमज़ोर किया। उस समय अल्लामा इकबाल जैसे विद्वानों ने मुसलमानों को नेशनलिज्म से दूर रखने की बात कही, लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिर कुछ विद्वानों ने नेशनलिज्म के कार्ड के रूप में मुस्लिम नेशनलिज्म को आगे किया। इसे इस्लामिक नेशनलिज्म भी कहा गया। अब इसका मकसद भी कुछ इस्लामिक उम्मा जैसा था, लेकिन इसका केंद्र एक नेशन स्टेट ही होता। तो ऐसे समझिए कि नेशन स्टेट यानी आधुनिक राष्ट्र बनने के बाद उम्मा का एसेंस लगभग खत्म हो गया। भले ही लोग दूसरे देश के मुसलमानों के लिए हमदर्दी रखते, लेकिन जब बात उनके देश पर आती तो उन्हीं मुसलमानों को मारने काटने पर भी राजी हो जाते। 4 एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल है 17वीं शताब्दी में सऊदी का। धीरे धीरे दायरा इसका बढ़ा। इससे ऑटोमन्स असहज हुए क्योंकि वही अरब जमीन पर राज करना चाहते थे। दोनों के बीच तकरार बढ़ी और 1811 में दोनों के बीच जंग शुरू हुई। इस लड़ाई में 10,000 मुसलमान मारे गए। स्पष्ट आंकड़ा मौजूद नहीं है, पर मुसलमानों के हाथों मुसलमान तो कत्ल हुए ही थे। ये नेशन स्टेट बनने के बाद शुरुआती मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम लड़ाई में से एक है। पूरी तरह नेशन स्टेट्स ये बने नहीं थे, लेकिन कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आ रहा था। दूसरा उदाहरण आधुनिक दौर का देते हैं आपको, ईरान और इराक की जंग। राजदूत के दर्शक जानते हैं कि 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। आयतुल्लाह खुमैनी सुप्रीम लीडर हुए। उन्होंने क्रांति एक्सपोर्ट करने की बात कही, यानी अब इस तरह का इस्लामी इनकलाब दूसरे मुसलमान देशों में आएगा। इससे बगल के देश इराक में दहशत हुई, क्योंकि वहाँ भी बहुत शिया हैं। सद्दाम हुसैन को लगा कि ऐसे तो सत्ता चली जाएगी, इसलिए उन्होंने ईरान पर हमला किया। दोनों देशों की जंग हुई, 9 साल चली। इसमें दोनों तरफ से मिलाकर लगभग 5 लाख लोग मारे गए।
तीसरा उदाहरण है ईरान और सऊदी अरब का, दोनों प्रॉक्सी के जरिए लड़ते हैं। ईरान शिया देश है पर वो फिलिस्तीन के सुन्नी संगठनों को पैसा और हथियार देता है। लेबनान में हिजबुल्ला को समर्थन देता है। यमन में हूथियों को ईरान का पूरा समर्थन है। यमन के ज़्यादातर इलाकों में हूतीस का ही कब्जा है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार भी वहाँ पे है जिसको सऊदी अरब का समर्थन है। 2014 में भयंकर जंग हुई जिससे सऊदी अरब और ईरान ने अप्रत्यक्ष रूप से लड़ा। चौथा उदाहरण सीरिया का है। हाफिज अल असद ने हमा शहर में 40,000 मुसलमानों का कत्ल करवाया। उनके बेटे बशर अल असद ने सत्ता संभाली तो वो भी वही हथकंडे अपनाते रहे, अपने ही देश के हजारों नागरिकों को मरवाया जिसमें ज्यादातर मुसलमान थे। फिर सीरिया के अंदर ही कई गुट खड़े हुए, इस्लामिक स्टेट बना, सब एक दूसरे से लड़ रहे थे और मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे थे। यहाँ भी मुस्लिम उमा वाला विचार काम नहीं आ पाया। इसके अलावा भी दर्जन उदाहरण हम आपको इसी तरह के दे सकते हैं। अरब लीग बनी थी, नहीं चल पाई। मुस्लिम उमा धर्म से उपजा विचार है, लेकिन जैसा अभी दिए उदाहरणों से आप देख सकते हैं मॉडर्न नेशन स्टेट्स ऐसे बर्ताव करते नहीं हैं। देशों की सियासत अलग अलग तरीके से अलग अलग कारणों के चलते काम करती है। इसलिए ईरान के आइसोलेशन को हम सिर्फ उमा के नजरिए से या उमा के कॉन्सेप्ट के फेलियर या सक्सेस में नहीं देख सकते। असली दिक्कत खुद ईरान की भी है। 1969 में अमेरिका समर्थित शाह रिजीम को उखाड़ फेंकने के बाद ईरान के लीडर्स को लगा था कि ये यही मॉडल बाकी देशों को एक्सपोर्ट कर लेंगे, कुछ वैसे ही जैसे सोवियत संघ करता है और अमेरिका डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट करने का दावा करता है। मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन का मुद्दा सबसे ज्वलंत मुद्दा है। इस पर ईरान ने दशकों से खुद को रहनुमा बनाकर पेश करने की कोशिश की। लेबनान में हिजबुल्ला को मिली सफलता ने ईरान की ये सोच मजबूत कर दी। सीरिया, यमन, लेबनान के रास्ते ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना लिया और इन देशों में ईरान समर्थित गुटों का मजबूत होना ईरान की सक्सेस के लिए अच्छा माना गया, उसी तरह देखा गया। लेकिन यहीं पर उसकी आंखों में ब्लिंकर्स लग गए। सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र जैसे देशों से रिश्ते में सुधार की उतनी कोशिश नहीं हुई, कम से कम शीर्ष लेवल पर, जबकि ये तमाम देश 1970 के बाद से इजराइल से संबंध सुधार रहे थे। कहने का मतलब ईरान ने मिडिल ईस्ट में वो गठजोड़ तैयार ही नहीं किया जो इस वक्त मिलिट्री नहीं तो कूटनीतिक तरीकों से ही उसकी मदद करता। इसके बजाय ईरान ने नॉन स्टेट एक्टर्स को बढ़ावा देने की कोशिश की। साथ ही चीन और रूस से उम्मीद लगाई कि वो अमेरिका के खिलाफ आएंगे, लेकिन चीन और रूस दोनों के मिडिल ईस्ट में अपने हित हैं। हो सकता है कि दोनों अमेरिका के प्रतिद्वंदी भी हों, लेकिन इजराइल के साथ भी दोनों के रिश्ते खराब तो नहीं हैं, अच्छे ही हैं। ऐसे में ये दोनों देश खुलकर ईरान के पक्ष में नहीं आएंगे। कुल मिलाकर बात ये कि न माया मिली न राम। 1979 की क्रांति की सफलता ने ईरान की फॉरेन पॉलिसी को एक ही रास्ते पर डाल दिया जहां मिलिट्री छोड़ो डिप्लोमेटिक कोलिशन की भी संभावना नहीं बन पाई। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक आपके दुश्मनों में अमेरिका जैसी महाशक्ति और उसका ऑल वेदर दोस्त इजराइल हो। इसलिए जानकार कहते हैं कि आधुनिक दौर में मुस्लिम उमा की बात सिर्फ रेटरिक है। जब से गजा में जंग शुरू हुई है तब से मुस्लिम देशों से सिर्फ बयान आ रहे हैं, खासकर मिडल ईस्ट से। जो करने के काम है वो दूसरे देश कर रहे हैं। जैसे साउथ अफ्रीका ने इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में घसीटा। एक ईसाई मुल्क है, कम से कम बाय पॉपुलेशन, पर किसी भी मुस्लिम मुल्क की तरफ से अब तक ऐसा नहीं किया गया। ये चैप्टर यहीं तक। अब ईरान इसराइल विवाद से जुड़े कुछ अपडेट्स आपको बता देते हैं। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए यूरोप और ईरान के बीच एक बैठक होने वाली है। यूरोप की जो बड़ी पावर्स हैं, इसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति प्रमुख के साथ मुलाकात करने वाले हैं। ये बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत फिलहाल संभव दिख नहीं रही है। ईरान ने साफ कहा है कि जब तक इजराइल के हमले बंद नहीं होंगे अमेरिका के साथ बातचीत नहीं होगी। यूरोपियन डिप्लोमैट्स का कहना है कि वो ईरान को परमाणु मुद्दे पर बातचीत के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, रूस को सपोर्ट और यूरोपीय नागरिकों की नजरबंदी जैसे मुद्दों को भी उठाएंगे। यूरोप चाहता है कि डिप्लोमेसी से इस तनाव को सुलझे। ये किस तरह की चाहत है जो लड़ाई शुरू होने के बाद डिप्लोमेसी की जहां याद आती है। खैर, अब बोल रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं। बात की जाए अमेरिका की तो ट्रंप ने बीते ही दिन कह दिया कि वो अगले 2 हफ्ते में ईरान को लेकर फैसला करेंगे। फैसला ये कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले में शामिल होगा या नहीं होगा। जब ट्रंप ने 2 हफ्ते लेने की बात कही तो सोशल मीडिया पर, स्पेशली जो अमेरिकन सोशल मीडिया है वहाँ के जर्नलिस्ट के चलाए हुए एक शब्द की बड़ी चर्चा हो रही है, टाको। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। इससे पहले टैरिफ में देखा जा चुका है, यूक्रेन में देखा जा चुका है, और अब जब यहाँ भी 2 हफ्ते लेने की बात हो रही है तब फिर से चर्चा हो रही है कि ट्रंप कोई फैसला ढंग का ले भी पाएंगे या नहीं। खैर, ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने हाल ही में ईरानी विदेश मंत्री अरागची से फ़ोन पर बात की थी।
लेकिन ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार कर दिया। अरागची ने अमेरिका पर इसराइल के अपराधों में साथ देने का आरोप लगाया। ईरान के विदेश मंत्री अरागची और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि जब तक इसराइल के हमले बंद नहीं होते, ईरान बात नहीं करेगा। ईरान ने यूएन में भी इस मुद्दे को उठाया है और रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने समर्थन किया है। आज यूएन में इस युद्ध पर दूसरी बार चर्चा होने वाली है। वहीं ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड लेमी ने कहा कि अगले 2 हफ्ते डिप्लोमेटिक समाधान के लिए बहुत अहम होंगे। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ वॉशिंगटन में मुलाकात भी की। उनके मुताबिक दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने देने चाहिए। लेमी ने कहा कि मिडल ईस्ट की स्थिति अभी खतरनाक है और ईरान को बातचीत के लिए मनाना जरूरी है। अब आने वाले 2 हफ्ते ही तय करेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच क्या होने वाला है। अगर यूरोप और ईरान के बीच बातचीत का कोई पॉजिटिव रिजल्ट आया तो ही तनाव कम हो सकता है। इसके अलावा तेहरान से लगातार लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान मिसाइल से हमले कर रहा है और इजराइल अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है। इजराइल से ईरान तक फाइटर जेट को बमबारी करने के लिए ब्रिटेन हेल्प कर रहा है। इजरायली विमानों की हवा में रिफ्यूलिंग कर रहा है। इस विवाद पर जो भी नए अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते ही रहेंगे। इन्हीं जानकारियों के साथ हम राजदूत के इस एपिसोड को यहाँ कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद ने लिखा था, कुछ मदद उनकी रिया और कमल ने भी की थी और इरशाद ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।